हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 10। ठीक है, तो हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अर्लियर इस चैप्टर में हमने डिस्कस करा था कि जो पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पावर शेयरिंग में हमने वही पढ़ा था। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई नहीं है एक्चुअली, बट मैं थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दे देती हूँ कि पावर शेयरिंग क्या होती है अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू। ठीक है, हमने क्लास 9 में मोंटेस्क्यू की फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखी थी कि उन्होंने बात करी थी कि हमें पावर को सेपरेशन पावर देनी चाहिए डिफरेंट बॉडी को, यानी कि लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, लेजिस्लेचर एक जो लॉ बनाता है, और एक एग्जीक्यूटिव यानी कि उस लॉ को जो एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, और एक जुडिशरी ये चेक ऑन करेगा कि जो लॉ बन गए हैं उसको फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई वायोलेट करता है उस लॉज को तो जुडिशरी विल कीप वॉच ऑन दैट। तो यहाँ पे इन तीनों फंक्शंस को यहाँ पे क्या कर दी गई है, ये पावर को सेपरेशन कर दी गई है टू डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, ताकि लेजिस्लेचर का कोई काम कोई और करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम कोई और करेगा, और जुडिशरी का काम कोई और करेगा, ताकि इससे मेंटेन हो, चेक ऑन बैलेंस रहे, कोई यहाँ पे तानाशाही का माहौल न बन सके। जैसे कि हमने अगर बात करोगे आप क्लास 9 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसमें सिर्फ ऑटोक्रेटिक टाइप की जो थी गवर्नमेंट थी, जो टायरनी थी, वो लोगों की वेलफेयर के लिए नहीं सोचती थी, और ये जो तीनों बॉडी थी वो लाया करती थी टू किंग ओनली। ठीक है, वहाँ तो फिर इसलिए बात की गई थी कि पावर को सेपरेट कर दी जाए, क्योंकि ह्यूमन की जो नेचर होती है ना, जब उसे पावर मिल जाती है दे टेंड टू बिकम विकेड, दुष्ट बन जाते हैं लोग। तो अगर पावर को हम सेपरेट करें तो इससे क्या होता है, एक दूसरे पे नज़र रखा जा सकता है। ठीक है, और नज़र जब रखी जा सकती है तो इससे करप्शन होने का भी क्या होता है, चांसेस नहीं होती है। तो इस चीज़ की ध्यान दी गई थी। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स यही है जो मोंटेस्क्यू ने बात करी थी इस चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स डेमोक्रेसी में पढ़ी हमने, और इसके डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट देखा, और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स कैसे शेयर कर रहे हैं पावर को। तो इस चैप्टर में हम कैरी करेंगे डिस्कशन फर्दर, और देखेंगे कि कैसे पावर को एक्सरसाइज की जाती है काफ़ी कंस्ट्रेंड तरीके से, और इसका जो इन्फ्लुएंस होता है और प्रेशर जो एक्सर्ट की जाती है उनमें, वो चीज़ हम देखेंगे इस चैप्टर में। डेमोक्रेसी जो है ऑलमोस्ट इनवेरिबली इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स एंड व्यू पॉइंट्स। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में आपको क्या दिखेगा, इंटरेस्ट, लोगों की क्या जो इंटरेस्ट है उससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही है, और उनकी क्या ओपिनियंस है, व्यू पॉइंट्स है उस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगी। ये जो डिफरेंसेस हैं ये एक्सप्रेस करेगा काफ़ी सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज्ड वे से। दोज जो पावर में है उनको समझना है कि कैसे बैलेंस कर कर रखना है। ठीक है, लोगों की क्या कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड प्रेशर है उसमें कैसे बैलेंस करनी है। ठीक है, जो पावर में है उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वी बिगिन दिस चैप्टर विद अ डिस्कशन हाउ स्ट्रगल्स ऑफ अराउंड कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड प्रेशर शेप डेमोक्रेसी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चैप्टर से हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे स्ट्रगल जो होती है, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, उस स्ट्रगल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, लोगों की डिमांड होती है, जो वो प्रेशर करते हैं, ठीक है, सरकार से पूछते हैं, ताकि, और यही होती है डेमोक्रेसी। लोग यहाँ पे अपनी डिमांड पुट फॉरवर्ड करते हैं टू द गवर्नमेंट, एंड अपनी डिमांड के लिए क्या करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लड़ाई करते हैं, पुश करते हैं, प्रेशर्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, फाइनली पब्लिक के सामने झुकनी पड़ जाती है। तो इससे हम एनालिसिस करेंगे बहुत सारे तरीक़ों से, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू विच एक मामूली, ठीक है, एक ऑर्डिनरी सिटीज़न जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करता है डेमोक्रेसी में। इसका एक रोल जो होता है वो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी में, इसकी इम्पॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप काफ़ी इनडायरेक्ट वेज देखोगे कि कैसे पॉलिटिक्स को ये इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस होता है।
प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू और कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में आप डायरेक्ट वेज देखोगे कि कैसे पॉलिटिकल पावर जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर्म में अ, ये चेंजेस आती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में कैसे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज हम इस चैप्टर में स्ट्रगल देखेंगे नेपाल और बोलीविया का, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेपाल का स्टार्ट करेंगे। तो क्या आपको स्टोरी याद है, ट्रियम्फ ऑफ डेमोक्रेसी इन पोलैंड, ठीक है। पोलैंड में डेमोक्रेसी के लिए भी क्या हुई थी, उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल की गई थी बाय द पीजेंट्स वर्कर्स। यहाँ पे किंग के अगेंस्ट में थे, वेल्सी कुछ नाम था, ठीक है। तो आप उसको देख लेना एक बार, क्लास 9 में है, या मैं एक वीडियो बनाऊँगी उस पर। वी स्टडीड इट इन द लास्ट ईयर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़े हैं लास्ट ईयर क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर में, अबाउट द पोलैंड डेमोक्रेसी। उसकी ट्रियम्फ की गई थी, यानी बहुत ज़्यादा उत्साह खुशी मनाई गई थी जब पोलैंड को डेमोक्रेसी वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई। स्टोरी हमें क्या याद दिलाती है, रोल प्लेड बाय द पीपल इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे यहाँ पे लोगों ने अपनी स्ट्रगल दिखाई थी, ठीक है, डेमोक्रेसी बनाने के लिए उनकी क्या रोल थी, क्या क्या करा उन्होंने, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ रिसेंट स्टोरीज़, जिससे हम देखेंगे कि कैसे पावर को एक्सरसाइज की जाती है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल को आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो नेपाल ने काफ़ी विटनेस करी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉपुलर मूवमेंट अप्रैल 2006 में। आपको डेट के साथ चलना है, ठीक है, डेट आप अच्छी तरह से याद रखना। अप्रैल 2006 को एक बहुत ही एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉपुलर मूवमेंट जो है वो नेपाल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मूवमेंट जो था, इसकी बेसिक एम ऑब्जेक्टिव जो थी, ठीक है, वो था रेस्टोर करना डेमोक्रेसी को। रिस्टोरिंग मतलब होता है कोई चीज़ जो था पहले से, लेकिन कुछ रीज़न हो गई होगी जो वह हट गई होगी, तो उससे दोबारा वापस रिस्टोर करना उस डेमोक्रेसी को, तो हम उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन, ठीक है। दोबारा री मतलब होता है दोबारा, स्टोर करना। तो डेमोक्रेसी को इन्होंने क्या करेंगे, ये स्टोर करेंगे दोबारा, यानी कि डेमोक्रेटिक ऑलरेडी था नेपाल, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस थी जिससे डेमोक्रेसी चली गई। तो लोगों ने फिर उसके लिए क्या करा, प्रोटेस्ट करा, स्ट्राइक्स की गई, ठीक है, बहुत एजिटेशंस हुआ, मोबिलाइजेशंस, मास मोबिलाइजेशन हुई, तो उससे क्या हो गया, डेमोक्रेसी नेपाल में रिस्टोर हो गई। तो आपको याद रखना है, अप्रैल 2006 को एक मास मूवमेंट हुआ। उसकी एम बेसिकली नहीं, उसका प्राइम एम यही था कि रेस्टोर करनी है डेमोक्रेसी। नेपाल, you might recall, was one of the third wave countries that had won democracy in 1990s। तो यहाँ पे नेपाल जो था ना, वो थर्ड वेव डेमोक्रेसी की लिस्ट में आता है, वो कंट्री की लिस्ट में आता है जिसने 1990 में डेमोक्रेसी को हासिल किया है, ठीक है, विन किया है। तो ये थर्ड वेव मतलब यही होता है कि फर्स्ट वेव एक होगा, एक सेकेंड वेव होगा, और ये जो है नेपाल जो जहाँ लाई करता है वो थर्ड वेव है। तो फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी वो होगी जिसमें यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ जिन्होंने डेमोक्रेसी वहाँ पे आई होगी, तो वो फर्स्ट वेव में आ जाएगी। फिर इंडिया जो लाई करेगा, और इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका और भी जो उस रेंज में जो डेमोक्रेसी को अचीव किए होंगे, तो वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। सेकेंड वेव और थर्ड वेव में कौन आ जाएगा, अभी रिसेंट ही बात हो रही है, 2006 की ही बात है, तो ये थर्ड वेव में लाइक करेगा, ठीक है, यानी कि 1990s की बात होगी। ऑल दो यहाँ का जो किंग है वो फॉर्मली रिमेन्ड द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये जो किंग था, ठीक है, यहाँ पर क्या थी, मोनार्की थी। राजा मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, मोनार्की है। तो यहाँ नेपाल में राजा का रूल है, और ये क्या है, हेड ऑफ द स्टेट। द रियल पावर वॉज एक्सरसाइज बाय द पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पे असली पावर जो था वो किसके पास था, तो रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जो इलेक्टेड थे, यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी था। तो लेकिन हेड कौन था, हेड स्टेट का था राजा, लेकिन रियल पावर जो था वो कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे इलेक्ट की जाती थी रिप्रेजेंटेटिव्स को।
तो यहाँ पे आपको एक राजा का नाम दिखेगा जिसका नाम है किंग बीरेंद्र, ठीक है, जिसने एक्सेप्ट करी थी इस चेंज को फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसने क्या एक्सेप्ट करा था, ये बदलाव को एक्सेप्ट किया था। ट्रांजिशन मीन्स बदलाव। इसने एब्सोल्यूट मोनार्की को क्या करा, हटा दिया और यहाँ पे रिस्टोर करा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। सॉरी, रिस्टोर नहीं, इसने एस्टेब्लिश करा, ठीक है, क्या चीज़ को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया इसको हटा के, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक बहुत ही मिस्टीरियस मैसेकार होता है रॉयल फैमिली का। ये बीरेंद्र भी उसके बीरेंद्र जो राजा था और उसके फैमिली, ठीक है, 2001 को इनका क्या हो जाता है, मर्डर कर दी जाती है। अवॉइड द मैसेज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक मिस्टीरियस मैसेकार हो जाती है जो अभी तक बिल्कुल कम्प्लीटली अननोन है कि क्या हुआ था। तो उस मैसेकार में बीरेंद्र के साथ उसके पूरे जो फैमिली है, ठीक है, रॉयल फैमिली 2001 को इनका मैसेकार कर दिया जाता है, यानी मार दी जाती है, मर्डर कर दी जाती है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो राजा बन जाता है वो राजा गायेंद्र बन जाता है, एक नया राजा नेपाल का, ठीक है। और ये बिल्कुल भी तैयार नहीं था स्वीकार करने के लिए डेमोक्रेटिक रूल जो एस्टेब्लिश की गई थी बाय द बीरेंद्र, ठीक है। उसने क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट किया था और एब्सोल्यूट मोनार्की को उसने क्या करा था, रिफ्यूट, यानी कि हटा दिया था। लेकिन किंग गायेंद्र ने क्या करा, दोबारा क्या कर दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटाकर वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की को उसने ये कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, जिसका उसने क्या करा, एडवांटेज लिया। किसका एडवांटेज लिया, किंग गायेंद्र, वीकनेस एंड अनपॉपुलैरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब बिल्कुल नया नया डेमोक्रेसी थी, ठीक है, तो ये काफ़ी क्या था, न्यू है, बहुत ही यंग है, वीक है और कुछ खास पॉपुलर नहीं था। तो उसका फ़ायदा लिया किंग गायेंद्र ने और उसने क्या करा, इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो है, ठीक है, उसको क्या करा, डिज़ोल्व कर दिया, कम्प्लीटली क्या कर दिया, एंड कर दिया इन फेब्रुवरी। अब यहाँ पे फेब्रुवरी 2005 को किंग ने क्या करा, डिसमिस्ड कर दिया द देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था उसको डिसमिस करने के बाद उसने पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट को भी क्या कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया, यानी कि हटा दिया, कम्प्लीटली इसे भी हटा दिया और पार्लियामेंट को भी डिज़ोल्व कर दिया, यानी इसको कम्प्लीटली क्वाश, हटा दिया। The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king। अब ये जो मूवमेंट हो गई, ठीक है, अप्रैल में, अप्रैल 2006 में ये एम करने लगा। तो इसने हटाया था फरवरी 2005, लेकिन मूवमेंट कब हुई, अप्रैल 2006, ठीक है। तो यहाँ पे 2006 अप्रैल में टारगेट कर दी गई सरकार को, ठीक है, लोगों के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट की कंट्रोल को क्या कर दिया गया, कंट्रोल को टारगेट कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मास मूवमेंट, यहाँ पे लोग जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे मास स्केल में, आप देख सकते हो, ठीक है, विथ अ साइन लाइक दिस। और यहाँ पे आपको दो फ्लैग दिख रहा है कि ये फ्लैग दिख रहा है और एक फ्लैग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस मास मूवमेंट को। एंड यू कैन ऑल्सो सी द गर्ल्स आर ऑल्सो टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दिस मास प्रोटेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मास प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द पीपल ऑफ नेपाल रैली कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए कंट्री में। जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, ठीक है, पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट को क्या करा था उसने, तो क्वाश कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, ठीक है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट के, उन्होंने क्या करा, फॉर्म करा। क्या फॉर्म करा, एक 7 पार्टी अलायंस, यानी कि SPA, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्पा बोलते हैं, ठीक है, 7 पार्टी अलायंस। इसमें 7 पार्टी की क्या थी, अलायंस थी। तो उसको एक फॉर्म किया इस पार्टी को। और ये कौन थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, किसके, पार्लियामेंट के ही, ठीक है। और इन्होंने स्ट्राइक करी, 4 डे स्ट्राइक। कहाँ पे करा, तो कंट्रीज़ के कैपिटल यानी कि काठमांडू में, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट जो था वो
एक इंडिफिनाइट स्ट्राइक के रूप में ले लिया। माओइस्ट इंसर्जेंट्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज ने क्या करा, इस स्ट्राइक को जॉइन हैंड कर लिया, यानी कि जॉइन कर लिए। तो यहाँ पे माओइस्ट भी जो थे वो भी आ गए। तो माओइस्ट जो है ये एक प्रिंसिपल पे चलता है। ये एक राजा था, चाइनीज़ राजा था। जब चाइनीज़ रिवॉल्यूशन चल रही थी तो वहाँ का एक प्रेसिडेंट था माओ ज़ेडोंग, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रिंसिपल थी चाइनीज़ गवर्नमेंट पार्टी का, जिसको सीसीपी बोलते हैं। वो बिलीव करते थे कि जो अगर आपको कोई भी पावर को कैप्चर करना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी टायरनी है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, तो यहाँ पे पीजेंट्स जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करेंगे। और उनकी जो प्रोटेस्ट होती है अगेंस्ट गवर्नमेंट वो आर्म्ड रहती है, ये आपको याद रखना है। ये आर्म्ड इंसर्जेंसी पे बिलीव करते हैं कि अगर पावर आपको छीननी है तो आपको हथियार लेस होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस भी होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे आप अलाइंस में जाकर जुड़ जाओ, एक मास मूवमेंट करो, ठीक है। तो ये इनकी क्या होती है, माओइस्ट की फ़िलॉसफ़ी होती है। इस प्रिंसिपल पे वो चलते हैं। इनकी मार्क्सिज़म लेनिज़म की फ़िलॉसफ़ी होती है। आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा रशियन रिवॉल्यूशन में व्लादिमीर लेनिन के बारे में, ठीक है। तो वो भी मार्क्स के ही प्रिंसिपल से चलते थे। तो माओ ज़ेडोंग में आपको ये वाली प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन, आर्म इंसर्जेंट्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमने तो देखा कि ऑलरेडी स्पा जो थे वो क्या थे, स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे, ठीक है, 7 पार्टी अलायंस। और यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट में और भी इंडेफिनाइट स्ट्राइक जो हो गए उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया हैंड्स, जैसे कि माओइस्ट और फिर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें ज्वाइन कर लिया। पीपल ने कर्फ्यू लगा दी गई थी बाय द किंग गायेंद्र, ठीक है। फिर भी पीपल ने क्या करा, उसको फॉलो नहीं करा, रूल तोड़ा, ठीक है, स्ट्रीट्स में आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या हुआ, वो इतने ह्यूज मास मूवमेंट इतनी थी, ह्यूज थी, ठीक है, उनको कंट्रोल करना वाज नियरली इम्पॉसिबल। और मोर देन लाख पीपल वे गैदर्ड, ठीक है, बहुत सारे, मोर देन ए लैख, बहुत सारे लाख पीपल जो थे हर दिन क्या क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है। ये नंबर ऑफ़ प्रोटेस्ट जो थी वो रीच हो गई 3 लाख, ठीक है। 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में क्या हो गई, प्रोटेस्टर्स और बढ़ गए। और 21 अप्रैल को ये क्या हुआ, इन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दी राजा को, एक फ़ाइनल वार्निंग दे दी कि आप ऐसे नहीं करोगे तो हम तो बस आपका हो गया, आपको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये माओइस्ट थे, माओइस्ट क्या करेंगे, वो तो बोलेंगे हम वी हैव आर्म्स, वी विल किल यू। तो यहाँ पे जो लीडर थे इस मूवमेंट का, उन्होंने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया हाफ हार्टेड कंसेशंस मेड बाय द किंग। यहाँ पे किंग ने क्या करा, इसने कंसेशंस मांगा, ठीक है मैं तुम्हें डेमोक्रेसी रिस्टोर करके दे दूँगा, बट उसने हाफ कंसेशंस किए, यानी कि हाफ हार्टेड कंसेशंस, यानी कि कंप्लीट जो इनकी डिमांड थी ना उसको फुलफ़िल नहीं करा, और कुछ हाफ कंसेशंस उनको ये करा, ठीक है, प्रोवाइड किया। लेकिन जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया उसकी कंसेशंस को। और फिर वो स्ट्रक करे अपनी डिमांड्स, ठीक है, कि तुम्हें हमें रिस्टोर करो हमारी पार्लियामेंट को जो पहले से थी, और ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। पूरे पार्टी को गवर्नमेंट, ऑल पार्टी गवर्नमेंट हमें दो, पार्लियामेंट रिस्टोर करो, और एक नया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें बनानी है। फिर आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2006 को ये एक लास्ट डे था अल्टीमेटम का, ठीक है। तो ये अल्टीमेटम तो उन्होंने दे ही दी थी, तो उन्होंने अल्टीमेटम का लास्ट डे जो अब आ गया 24 अप्रैल 2006, किंग को क्या हुआ, ज़बरन यहाँ पे मानी पड़ी 3 डिमांड्स, ठीक है। यहाँ पे 3 डिमांड्स जो थी, जो स्पा ने रखा था। स्पा ने बोला था कि हमारा जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा वो गिरिजा प्रसाद कोइराला होगा, ठीक है, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। एक नया प्राइम मिनिस्टर होगा इंटरिम गवर्नमेंट का, गिरिजा प्रसाद कोइराला। और यहाँ पे रिस्टोर की जाएगी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होगी, ठीक है, मेट विथ पास लॉज टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ इट्स पावर ऑफ द किंग।
और यहाँ पे जो पार्लियामेंट को रिस्टोर करने के बाद यहाँ पे लॉज को पास की जाएगी जिसमें राजा का पावर जो है उससे उसे छीन ली जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी जाएगी। यहाँ के जो SPA यानी कि स्पा और मायूस जो हैं वो समझ गए थे कि कैसे न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो उससे इलेक्शन करवाई जाएगी। फिर 2008 को यहाँ पे मोनार्की जो है उसको हटा दी जाती है, एब्सोल्यूट मोनार्की को। नेपाल जो है वो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। 2015 को अडॉप्ट कर लेता है नेपाल एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी तो टाइम लगती है, ठीक है। तो इनको टाइम लगा 2015 यानी कि 1 साल हो गए, 1 साल से नियरली लेस, क्योंकि अप्रैल 2024 को क्या हो गया था, अल्टीमेटम का लास्ट डे था। वही कुछ 8-9 मंथ्स हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। यहाँ पे जो स्ट्रगल थी नेपाली पीपल की, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है पूरे दुनिया के जितने भी डेमोक्रेट्स हैं उनके लिए, क्या है, एक सोल ऑफ इंस्पिरेशंस हैं। I hope you have enjoyed the story of this नेपाल struggle to democracy, ठीक है। और यहाँ पे ग्लॉसरी में माओइस्ट का टर्म दिया हुआ है। ये कम्युनिस्ट है जो बिलीव करते हैं किसकी आइडियोलॉजी, तो माओ की। ये एक चाइनीज़ रिवॉल्यूशन का क्या है, लीडर है। और ये क्या कर रहा था, ये सीख कर रहा था कि गवर्नमेंट को क्या करे, वो आर्म्ड रिवॉल्यूशन या हथियार से क्या करे, यहाँ का गवर्नमेंट को हटा दी जाए और यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए रूल किसका, तो किसान और वर्कर्स का, ठीक है। तो ये माओ जेडोंग की क्या थी, आइडियोलॉजी थी। अब यहाँ पे है बोलीवियाज़ वाटर वॉर। तो बोलीवियाज़ वाटर वॉर को, इस स्टोरी को विल कवर दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस, बाय, सी यू।